नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम। आप सभी लोगों का अपने इस ऑनलाइन चैनल शिवम सर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, बंगाल के नवाब। इस चैप्टर को पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और यहीं से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर जितने इसके शासक हुए हैं उन सबको पढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हैं उनको भी पढ़ेंगे। अगर आप सभी लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो ज़रूर देखें, इसका नोट्स ज़रूर बनाते रहें। साथ में ये अगर ना हो पाए तो एक बार पहले पूरी क्लास को देखी जाए, उसके बाद में इसका नोट्स बना लिया जाए। तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, बंगाल जो हमारा आज का बंगाल है, इसमें पहले कौन कौन से आते थे। तो इसके पश्चिम बंगाल जो आज का है ये आता था, बिहार आता था, उड़ीसा आती थी। और इस समय जो बांग्लादेश है, ये इतने सारे मिल करके तब हमारा उस समय का बंगाल कहलाता था। अब देखिए मुग़ल जब सत्ता थी तब मुग़ल प्रदेश में ये बहुत ही संपन्न प्रदेश हुआ करता था। इसीलिए इसको 18वीं 18वीं सदी में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। कब कहा जाता था भारत का स्वर्ग? 18वीं सदी में कहा जाता था। ये संपन्न हुआ करता था दो चीज़ों से, एक तो कृषि क्षेत्र में संपन्न था और एक तो व्यापार की दृष्टि से संपन्न था। व्यापार की दृष्टि से इतना संपन्न था कि ये जान लीजिए कि भारत का जितना निर्यात होता है उसका 60% निर्यात केवल बंगाल से ही होता था। और इसमें कौन कौन सी वस्तुएं होती थी? तो सूती कपड़े निर्यात होते थे, रेशमी कपड़े होते थे, कच्चा रेशम होता था, सोरा होता था, अफीम होता था, नील होता था और चावल होता था। तो इतने चीज़ों का निर्यात यहाँ से होता था। 1706 से लेकर के 1756 ईस्वी तक 6.5 करोड़ रुपए के बराबर चांदी केवल बंगाल आई थी यहाँ पर। और ये इसका एक और कारण है यहाँ का संपन्न होने का। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि जो हुगली नदी का बंदरगाह है, हुगली नदी का बंदरगाह और चटगांव का बंदरगाह, ये कलकत्ता में स्थित है। और ये इस बंदरगाह होने के कारण जितने सारे समुद्री व्यापार होते थे सब इसी के थ्रू हो जाते थे, इसीलिए ये संपन्न हुआ करता था। अब देखिए और क्या खास बात है, 2.3 करोड़ रुपए का सोरा सिर्फ 1706 से लेकर 1756 रुपए में यहाँ पर निर्यात हुआ था। ये बर्नियर लिखा हुआ है, इतिहासकार बर्नियर है, थोड़ा सा इसमें राह छूट गया है। तो बर्नियर, इतिहासकार बर्नियर कहता था कि बंगाल में धन आने के 100 द्वार हैं लेकिन यहाँ से जाने का एक भी नहीं द्वार है। इतना संपन्न हुआ करता था बंगाल। अब हम लोग बंगाल के नवाब को के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने पूरे बंगाल के नवाब को इंडिकेट कर दिया है। अब एक बार हम सभी लोग बंगाल के नवाब को देख लेंगे, फिर एक एक बंगाल और उनके कार्य, उनके समय में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उन सबको देखेंगे। तो सबसे पहले जो नवाब हुए वो है मुर्शिद कुली खान। इनका शासनकाल था 1717 से 1727 तक। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आते हैं सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खान, फिर अली वर्दी खान। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद आते हैं सुजाउद्दौला। उसके बाद आते हैं मीर जाफ़र। मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम। मीर कासिम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद में आ जाते हैं मीर जाफ़र, फिर नजीमुद्दौला, फिर सैफुद्दौला और अंत में आ जाते हैं मुबारक उद दौला, जो कि मुबारक उद दौला का शासनकाल था 1717 से 1770 से 1775 तक। अब देखिए, इसमें सभी लोगों का शासनकाल लिखा हुआ है, सबका नहीं ज़रूरी है याद करना, लेकिन अगर हम लोग याद कर पाएँ तो अली वर्दी खान का याद कर लेंगे 1740 से 1756 तक। सुजाउद्दौला का याद कर लेंगे, प्लासी का युद्ध जिनके शासनकाल में हुआ था। फिर मीर कासिम का और मीर जाफ़र का। इतने लोगों का अगर हम लोग याद कर सकें तो बहुत अच्छा होगा किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुर्शिद कुली खान को। देखिए भाई,
तो मुर्शिद कुली खान का नाम मोहम्मद हादी भी था। क्या नाम था? मोहम्मद हादी। एक मिनट, हाँ, मोहम्मद हादी था। अब देखिए, आप लोग चौंक जाएंगे यह बात जानकर कि जब इसने ये पहले मुस्लिम नहीं था, पहले ये दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण था। क्या था? दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण था ये। दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण था जिसने बाद में इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है। और ये भू राजस्व के बारे में विशेष जानकारी रखता था। किसके बारे में? भू राजस्व के बारे में। अब देखिए, मुर्शद कुली खान के द्वारा स्थापित जो वंश था, उस वंश को कहते थे नासिरी वंश। इसमें दो वंश हैं। एक नासिरी वंश है जो कि मुर्शद कुली खान ने स्थापित किया था, और अभी हम लोग आगे चलेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे अलीवर्दी खान ने भी एक वंश की स्थापना की थी। ठीक है। तो 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने इसको बंगाल का दीवान बनाया था। ये बात याद रखेंगे। मुर्शद कुली खान को किसने? औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बनाया और ढाका में नियुक्त किया। ढाका जानते हैं, आजकल बांग्लादेश की जो राजधानी है। 1704 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान और अजीमुशान के मध्य में अंग्रेजों के अधिकार को लेकर तनाव हो गया। तनाव होने के वजह से ये ढाका से कहाँ पर चला गया? मकसूदाबाद नियुक्त कर दिया गया। इसको ढाका से हटा दिया गया और कहाँ नियुक्त कर दिया गया? मकसूदाबाद। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि औरंगजेब ने इसको ढाका में नियुक्त किया था। अब ढाका से हटा करके मकसूदाबाद नियुक्त कर दिया गया। अब सुनिए, मकसूदाबाद का ही नाम आगे चलकर क्या हो जाता है? मुर्शिदाबाद हो जाता है। फिर जब शासन आया 1717 में फर्रुखसियर का, तो इसने इसको क्या बना दिया? इसको बंगाल का सूबेदार बना दिया और इसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है। अब देखिए, अगर प्रश्न बन जाए कि बंगाल का प्रथम स्वतंत्र नवाब कौन था? बंगाल का प्रथम स्वतंत्र नवाब कौन था? तो यही होगा मुर्शिद कुली खान। ठीक है। अब इसने जो ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी बनाई, वही अपने नाम पर ही इसने क्या नाम रख दिया? मुर्शिद। इसका नाम ही था मुर्शिद कुली खान, तो उसी के नाम पर इसने एक अलग स्थान बनाया जिसका नाम क्या रख दिया? मुर्शिदाबाद कर दिया। अब सुनिए भाई, ये इसने राजस्व क्षेत्र में कुछ सुधार किए। क्या क्या किया? इसने खालसा भूमि का विस्तार कर दिया और इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। इजारेदारी प्रथा को ठेकेदारी प्रथा होती थी कहते थे, ठेकेदारी प्रथा कहते थे। और व्यापारी और महाजनों को ठेके लेने होते थे। इसमें उनको ठेका दे देते थे और जिसके बदले में वो किसानों से पैसा वसूलते थे और फिर बाद में ये लेकर के नवाब को देते थे। कृषकों को मतलब किसानों को तकाबी ऋण बांटे और इस तरह से इसने 1.2 करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व की प्राप्ति की। इसके समय में 3 बार जमींदारों ने विद्रोह किया। पहले बार में सीताराम, उदय नारायण और गुलाम अहमद के द्वारा किया गया था। 3 व्यक्ति थे। कौन कौन थे? सीताराम, उदय नारायण और गुलाम अहमद ने किया था। दूसरी बार में किया था शुजात खान ने और तीसरी बार में किया था किसने? नजात खान ने। इन सारे विद्रोहों को इसने दबा दिया था। अब देखिए, 1719 में इसने उड़ीसा का विलय कर दिया था और उसके बाद में शुजाउद्दीन को वहाँ का सूबेदार बना दिया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि मुर्शिद कुली खान ने कब उड़ीसा का विलय किया? तो 1719 में विलय किया। नियमित रूप से ये मुगल बादशाह को नजराना भेजा करता था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 1727 में इसकी मृत्यु हो गई। अब उसके बाद में जब इसकी मृत्यु हो गई तब कौन आएगा? शुजाउद्दीन आएंगे। तो हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया किसको? मुर्शिद कुली खान को। मुर्शिद कुली खान के बाद में कौन बैठा? शुजाउद्दीन बैठा।
इसका शासनकाल क्या था? 1727 से 1739 ईस्वी तक। देखिए, जो सुजाउद्दीन था यह मुर्शिद कुली खान का दामाद था और गद्दी पर बैठने से पहले ये उड़ीसा का सूबेदार था। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मुर्शिद कुली खान ने ही इसको, सुजाउद्दीन को, मतलब उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया था। अब सुनिए, ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि इसने एक सलाहकार परिषद की मदद से शासन किया था। और इसके सलाहकार परिषद में कौन कौन थे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो था अली वर्दी खान, दूसरा था हाजी अहमद। हाजी अहमद इसके धार्मिक मामलों को देखता था। फिर आ गया अमी चंद, ये एक जब क्या नाम है, वहाँ का व्यापारी था। फतेह चंद और राय ए रायन। कौन कौन है ये? 5 लोगों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अली वर्दी खान, हाजी अहमद, अमी चंद, फतेह चंद और राय ए रायन। अब देखिए, जो फतेह चंद था ये 1744 ईस्वी में इसे मोहम्मद शाह रंगीला ने जगत सेठ की उपाधि दी थी। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मोहम्मद शाह रंगीला ने किसको जगत सेठ की उपाधि दी थी? तो वो दी थी फतेह चंद को। और इसका मूल नाम था गाधराव मारवाड़ी बनिया। क्या नाम था? गाधराव मारवाड़ी बनिया इसका मूल नाम था। और ये बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था। ये बात इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था फतेह चंद और मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको जगत सेठ की उपाधि दी थी। 1733 ईस्वी में सुजाउद्दीन ने बिहार का विलय कर उस वहाँ पर किसको नियुक्त कर दिया? अली वर्दी खान को वहाँ पर नियुक्त कर दिया। किसका विलय करके? बिहार का विलय करके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाते हैं सरफराज खान। सरफराज खान का शासनकाल बहुत कम था, मात्र 1 साल का था, 1739 से 1740 तक। देखिए, इसका शासनकाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके शासनकाल में एक युद्ध हुआ था जिसको कहते हैं गिरिया का युद्ध या राजमहल का युद्ध। इसलिए सिर्फ इसी युद्ध के लिए इनका शासनकाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनकी उपाधि थी आलम उद दौला हैदर जंग। क्या नाम था? आलम उद दौला हैदर जंग। और ये सुजाउद्दीन का पुत्र हुआ करता था। बिहार के राजस्व को लेकर अली वर्दी खान से इसका तनाव हो गया, जिसके कारण 1740 में गिरिया का युद्ध या राजमहल का युद्ध हो गया। ये अभी जल्द ही पीसीएस के पेपर में आया था कि गिरिया का युद्ध कब हुआ था, तो 1740 में। और किसके किसके बीच में हुआ? तो ये अली वर्दी खान के और सरफराज खान के बीच में हुआ था, जिसमें अली वर्दी खान की विजय हुई थी और सरफराज खान की मृत्यु हो गई थी। इसमें अली वर्दी खान का सहयोग किसने किसने दिया था? तो भाई इनके थे हाजी अहमद और फतेह चंद और अमी चंद ने इसका सहयोग किया था। अब आ जाता है सबसे महत्वपूर्ण शासक अली वर्दी खान। अब यहाँ से हमने अभी बात की थी कि अली वर्दी खान ने भी एक वंश की स्थापना की थी। उस वंश का नाम है अफसार वंश या नजाफी वंश। इसका मूल नाम था मिर्जा मोहम्मद और इसकी उपाधि थी सुजाउद्दीन थी। ये वीणा वादन यंत्र का ये विशेषज्ञ हुआ करता था अली वर्दी खान। अच्छा, अभी आप देखोगे समुद्रगुप्त को भी वीणा का प्रेमी बताया गया है और यहाँ पर वीणा वाद्य यंत्र का विशेषज्ञ कौन था? अली वर्दी खान को था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला को इसने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत दे दी और क्या कर दिया? अपने पद को वैधानिक बना दिया। मतलब जैसे अभी इसके पहले वाले शासक थे, जैसे अली वर्दी खान थे, ये सब लोग वार्षिक नजराना दिया करते थे। इसने क्या किया कि एक साथ 2 करोड़ रुपया दे दिया और उनसे फुर्सत प्राप्त कर लिया। मतलब फुर्सत का मतलब समझ रहे हैं ना, कि फ्री हो गया। इसके बाद इसने मुगल शासक को कोई भी हजराना या हरजाना नहीं दिया। ठीक है, हजराना या नजराना नहीं दिया। अली वर्दी खान ने मुगलों को नियमित नजराना देना बंद किया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कि किस बंगाल शासक ने सर्वप्रथम या किस बंगाल के नवाब ने सर्वप्रथम मुगलों को नियमित
नजराना देना बंद कर दिया तो वो थे अली वर्दी खान। देखिए, दो लोग थे जो किसी के शासन में दिक्कत दे सकते थे, एक तो मुगल और एक थे मराठा। तो इसने देखिए किसको, मोहम्मद शाह रंगीला को कितना रुपया दे दिया, 2 करोड़ रुपया दे करके उनसे तो फुर्सत प्राप्त कर लिया। अब उसके बाद में मराठा सरदार हुआ करते थे रघुजी भोसले, इनको भी इसने दे दिया 12 लाख रुपया वार्षिक और उड़ीसा की चौथ, ठीक है, दे दिया। अब देखो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को अपनी बस्तियां किलेबंद नहीं करने दिया, ये सबसे बड़ी बात हो गई। अली वर्दी खान ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को अपनी बस्तियों को किलेबंदी नहीं करने दिया। इसने ही, अली वर्दी खान ने ही यूरोपियों की तुलना किससे की, मधुमक्खियों से की, और कहा यदि इन्हें मारोगे, इन्होंने कहा कि यदि इन्हें मारोगे तो ये काट काट कर मार डालेंगे, यदि सहलाओगे तो ये शहद देंगे। इसका ये कोटेशन कि अंग्रेजों और मैंने जितने यूरोपीय व्यापारी थे उन सबको कहा इन्होंने कि यदि इनको तुम मारोगे तो ये तुमको काट काट कर तुम्हें मार डालेंगी, और यदि सहलाओगे तो इनको तुम्हें शहद देंगी। इसका कोई पुत्र नहीं था, अली वर्दी खान का कोई पुत्र नहीं था, इसकी 3 पुत्रियां थीं। उन तीनों पुत्रियों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखेंगे, घसीटी बेगम, फिर मुनीरा बेगम और अमीना बेगम। घसीटी बेगम का कहीं कहीं नाम मेहर निशा बेगम भी है। मेहर निशा बेगम, इनका विवाह ढाका के राजस्व अधिकारी से हो गया था, और जो मुनीरा बेगम हैं इनका विवाह पूर्णिया के नवाब से हुआ था, और फिर इन दोनों से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था शौकत जंग, जिसका अभी आगे बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और एक और जो तीसरी पुत्री थी अमीना बेगम, इनका विवाह पटना के नवाब अजीम जैनुल उद आबदीन से हुआ। किससे, अजीम जैनुल उद दीन, और उनसे एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था सिराजुद्दौला। क्लियर, तो तीनों के बारे में क्लियर हो गया। घसीटी बेगम, मुनीरा बेगम, अमीना बेगम। घसीटी बेगम का विवाह ढाका के राजस्व अधिकारी से हुआ, मुनीरा बेगम का विवाह पूर्णिया के नवाब से हुआ, और इनका एक पुत्र हुआ शौकत जंग। अब फिर देखो अमीना बेगम का जो विवाह था पटना के नवाब अजीम जैनुल उद दीन से हुआ, जिससे सिराजुद्दौला उत्पन्न हुआ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जलोदर या पेचिश के कारण अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई। अब उसके बाद में बैठा कौन, इसका नाती सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बहुत कम समय तक बैठा था, लेकिन इसी के समय में बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। सिराजुद्दौला ये मात्र कुल 14 माह का इसका शासन हुआ करता था। सिराजुद्दौला का अर्थ होता है राज्य का प्रकाश पुंज, ठीक है। अब इसके समय में विद्रोह हुए थे कुछ, उस विद्रोह समूह में एक पूरा गुट था, उसके विद्रोह में कौन कौन सा शामिल था, देखिए मैं सबको बता देता हूँ, एक साथ में लिखा हुआ है। घसीटी बेगम, शौकत जंग, दीवान राय दुर्लभ, अमीचंद, मानिकचंद प्रशासनिक अधिकारी था, फतेह चंद, राजबल्लभ एवं उसका पुत्र कृष्ण बल्लभ, फिर मीर जाफर उस समय सेनापति था, यार लतीफ़ उसका सहायक सेनापति था, और खादिम खान। हमीचंद ये अमृतसर का निवासी था, सिख, और ये सिख व्यापारी हुआ करता था, ठीक है। अब देखिए अंग्रेजों से इसके तनाव और संघर्ष के कारण, किसके, सिराजुद्दौला के। देखिए पहले से अंग्रेजों से क्या क्या झगड़ा हुआ, कुल मिलाकर के इसी के समय में आगे चल करके प्लासी का युद्ध होगा, तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा जरूर। तो उसके युद्ध का कारण क्या था उसको देखते हैं। देखिए सिराजुद्दौला के सिंहासन के बैठने के बाद अंग्रेज दरबार में उपस्थित नहीं हुए, और ना ही इन्होंने कोई नजराना या उपहार दिया। अंग्रेजों ने
दीवान राय दुर्लभ और कृष्ण वल्लभ शौकत जंग को कलकत्ता के किले में शरण दे दी थी। और इसका जो ये था कृष्ण वल्लभ का, उस इससे सिराजुद्दौला से तालमेल नहीं खाता था। ठीक है, अब देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध के समय अंग्रेज और फ्रांसीसी अपनी बस्ती किलेबंदी की शुरुआत सिराजुद्दौला के कहने पर फ्रांसीसी मान गए, किंतु अंग्रेज नहीं माने। मतलब कि जब सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था उस समय अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने अपने बस्ती की किलेबंदी शुरू कर दी। सिराजुद्दौला ने उनको मना कर दिया। फ्रांसीसी तो मान गए किंतु अंग्रेज नहीं माने। अंग्रेजों ने कासिम बाजार की फैक्ट्री का सिराजुद्दौला के अधिकारियों को निरीक्षण करने से मना करना। देखिए, सिराजुद्दौला के कर्मचारी गए और वहाँ की मतलब अंग्रेज़ों की जो कासिम बाजार है वहाँ पर इनकी फैक्ट्री थी, उसको निरीक्षण करने के लिए, तो अंग्रेज़ों ने उसको मना कर दिया। जब मना कर दिया तब 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार में हमला किया और उसको जीत लिया। ठीक है, जब जीत लिया तब फिर 16 जून 1756 को कलकत्ता में किले पर हमला कर दिया सिराजुद्दौला ने। और जो किले का गवर्नर था ड्रेक और सेनापति मिंचन, ये दोनों कलकत्ता से भाग गए और वहाँ से भागकर कलकत्ता से फुल्टा द्वीप में जाकर के शरण ली। ये सिराजुद्दौला इतना पावरफुल था भाई। और देखिए, इसी के शासनकाल में एक घटना घटित हुई थी जिसको कहते हैं काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना। ये हुई थी 20 जून 1756 को। ये घटना क्या थी कि इसने एक 18 बाई 14 × 10, 18 जिसकी लंबाई थी, फुट में है ये, 14 फुट जो चौड़ाई थी और 10 फुट इसकी ऊंचाई थे, उसमें 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था। और 21 जून 1756 को 23 लोग सिर्फ जीवित बचे थे, जबकि 123 लोग मर गए थे। और इन 23 लोगों में से एक था जेड हालवेल बच गया था और उसी ने अपनी किताब अलाइव ऑफ वंडर नामक किताब में इस युद्ध का वर्णन किया है। उसकी किताब का क्या नाम था? अलाइव ऑफ वंडर। ठीक है, अच्छा, ये घटना सिर्फ इसी किताब में मिलती है। इसी के समकालीन एक इतिहासकार हुआ करते थे गुलाम हुसैन। उन्होंने अपनी किताब, क्या नाम था, सिरायुल मुतखेरिन में घटना का वर्णन नहीं किया था, जो कि इसी के समकालीन के इतिहासकार थे। आप सोचिए, कोई इतनी बड़ी घटना हो जाए और कोई मतलब गुलाम हुसैन जैसे इतिहासकार उसको ना लिखें, कितनी बड़ी बात हो गई। इसीलिए कुछ इतिहासकार इस घटना को झूठा सा कहते हैं। ठीक है, फिर अक्टूबर 1756 में मिनिहारी का युद्ध हुआ। मिनिहारी का युद्ध किसके बीच में? सिराजुद्दौला और शौकत जंग। शौकत जंग इसका कौन था? मौसेरा भाई हुआ करता था, जिसमें शौकत जंग हारा गया और मारा भी गया। अब देखिए, मनिहारी का युद्ध में क्या हो गया? घसीटी बेगम को मुर्शिदाबाद लाया गया। घसीटी बेगम कौन थी? घसीटी बेगम, ये देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे, घसीटी बेगम इसकी एक और मौसी थी। उसको कहाँ पर लाया गया? उसको मुर्शिदाबाद लाया गया। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का प्रशासन मानिक चंद्र को बनाकर मुर्शिदाबाद वापस और कलकत्ता का नाम अली नगर रख दिया। ठीक है, अब देखिए, इतनी सब बात हो गई, तब क्लाइव स्थल मार्ग से और वाटसन जल मार्ग से मद्रास से कलकत्ता आया। ये पूछा जाता है कि क्लाइव कौन से मार्ग से आया था? क्लाइव स्थल मार्ग से आया था और वाटसन ये जल मार्ग से आया था। कलकत्ता में मानिक चंद ने घूस लेकर के अंग्रेजों को कलकत्ता सौंप दिया।
कब सौंपा? 2 जनवरी 1757 को इसने सौंप दिया। ठीक है। अब फिर अलीनगर की संधि हो गई। अलीनगर की संधि कब हुई? 9 फरवरी 1757 को। किसके किसके बीच में? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेज में दो ही लोग थे, क्लाइव और वाटसन, और यहाँ पर सिराजुद्दौला थे। तो सिराजुद्दौला को क्या हुआ कि मराठी सिराजुद्दौला मजबूर इसलिए था क्योंकि इसको मराठे के हमलों को खतरे मैंने मराठे के हमलों का भी खतरा था, तो उसी को ध्यान में रख करके उसने भाई इसको संधि संधि कर ली। अब क्या संधि की इसने? इसके संधि की शर्तें क्या क्या थी? अंग्रेजों को कलकत्ता में किलेबंदी का अधिकार दे दिया, मतलब जो अंग्रेज चाहते थे सिर्फ वही उन्हीं के अनुसार। कलकत्ता में अंग्रेज सिक्के ढाल सकते हैं, कोई भी अन्य यूरोपीय शक्ति बंगाल में किलेबंदी नहीं कर सकेगी, मतलब फ्रांसीसी नहीं कर सकते, सिर्फ यही करेंगे हम। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पूर्व की भांति ये मुक्त व्यापार की अनुमति कर सकेंगे। नवाब अंग्रेजों को क्षतिपूर्ति के रूप में 3 लाख रुपए देगा और एक दूसरे के क्षेत्र वापस करेंगे और एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। चलो भाई, इतनी बात सही हो गई। कब हुई थी अलीनगर की संधि? 9 फरवरी 1757 को। उसके बाद में कुछ ही दिन हुआ कि 13 मार्च 1757 को क्लाइव व वाटसन ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लिया और नवाब ने इसको क्या कहा? अलीनगर की संधि का उल्लंघन माना, क्योंकि अभी अभी इससे पहले बात कही गई कि एक दूसरे की संप्रभुता का ये लोग सम्मान करेंगे। ठीक है। अब देखिए सारी तैयारी हो रही है प्लासी के युद्ध की, तो क्या होगा? नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जाएगा। क्लाइव के षड्यंत्र में कौन कौन से शामिल हो गए? मीर जाफर को शामिल कर लिया जो कि नवाब का सेनापति था। राय दुर्लभ को शामिल कर लिया जो कि सेना नायक था। मानिक चंद्र को भी अपने में मिला लिया क्लाइव ने, जो कि कलकत्ता का प्रभारी अधिकारी था। अमी चंद को मिला लिया, ये एक धनी सौदागर था। जगत सेठ को भी मिला लिया, ये बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था। अब इसके बारे में पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और खादिम खान को, जिसके अधीन नवाब की सेना का बहुत बड़ा भाग था, उसको भी शामिल कर लिया। साजिश का जो मुख्य एजेंट क्या था? अमीचंद और अमीचंद था। और अमीचंद को क्या चाहिए था? कासिम बाजार की कोठी का प्रमुख वाटसन था। ठीक है। ये दो लोग इसके मुख्य मतलब साजिश थे, साजिश के एजेंट। ठीक है। कौन कौन थे? अमीचंद और कासिम बाजार का कोठारी का प्रमुख वाटसन। अमीचंद ने क्लाइव से नवाब के खजाने के धन का 50% और 30 लाख रुपया कमीशन के रूप में तय किया। ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तीसरी पॉइंट है कि अमीचंद ने क्लाइव से नवाब के खजाने से कितना? 50% धन और 30 लाख रुपए के कमीशन के रूप में तय किया। जिसे कौन से कागज पर? ये कागज का रंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल कागज पर लिखा गया, जो कि जाली संधि पत्र था। इस पर क्लाइव ने स्वयं और वाटसन के जाली हस्ताक्षर किए, जबकि जो सफ़ेद कागज था जो कि वास्तविक संधि पत्र था, इस पर क्लाइव तथा वाटसन ने दोनों ने हस्ताक्षर किए। ठीक है। अब वास्तविक संधि पत्र के कुछ प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं वो देखते हैं। मीर जाफर बंगाल का नवाब होने पर व्यापारिक छूट अंग्रेजों को दे देगा। कलकत्ता पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। ढाका और कासिम बाजार में दुर्ग निर्माण का अधिकार हो जाएगा। कंपनी को कलकत्ता के पास 24 परगने, कितने? 24 परगने की जमींदारी। अब देखिए इतना हो गया इस संधि में बात, मतलब पहले से युद्ध नहीं हुआ, उससे पहले तैयारी हो गई कि किसको किसको क्या क्या चीज़ चाहिए। अब फिर आगे आ जाते हैं। एक इतिहासकार हैं के एम पंडिकर, उन्होंने क्या कहा कि यह एक ऐसा सौदा है जिसमें बंगाल के सेठों और मीर जाफर ने नवाब और नवाबी को अंग्रेजों के हाथों में बेच दिया। फिर होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। इसमें क्लाइव की सेना में
950 यूरोपीय पैदल थे, 100 यूरोपीय तोपची थे, 50 नाविक थे, 2100 भारतीय सैनिक थे और नवाब की सेना में मात्र 50,000 सैनिक थे। क्लाइव 12 जून 1757 को राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर चला। फिर क्या हुआ, 12 जून 1757 को चला था। फिर क्लाइव ने 17 जून 1757 को कटवा, यानी जो कटवा कौन थी, राजधानी का द्वार, उस पर अधिकार कर लिया। अब प्लासी के मैदान, जो कि मुर्शिदाबाद से 34 किलोमीटर दूर नदिया जिले में, कौन सा जिला है, नदिया जिले में गंगा की सहायक नदी भागीरथी की नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, ये था प्लासी का मैदान। प्लासी के मैदान का लोकेशन ये था। ठीक है, अब नवाब की ओर से कौन कौन से, भाई नवाब की ओर से भी कुछ लोग लड़ेंगे ना, जो उसके विश्वास पात्र रहे होंगे। जैसे था मीर मदान, मोहन लाल और कुछ फ्रांसीसी सैनिक ने भाग लिया। मीर मदान था बेचारा, ये युद्ध में ही मारा गया। फिर नवाब भाग करके कहाँ पहुंचा, मुर्शिदाबाद पहुंचा, जहां पर मीर जाफर के पुत्र मरीन ने मोहम्मद बेग द्वारा उसकी हत्या करवा दी। अब जब इसका परिणाम क्या हो गया, इसके परिणाम के बारे में कुछ कथन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक के बारे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसका तत्कालिक, अस्थायी और प्रभावशाली परिणामों वाला कोई इतना तत्कालिक, अस्थायी और प्रभावशाली परिणामों वाला कोई युद्ध नहीं हुआ। इस युद्ध में विजय ने बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाल दी। ये कोटेशन किसका है, मेल्सन का है। अगला कोटेशन है सर जदुनाथ सरकार का। ये सब इतिहासकार हैं। सर जदुनाथ सरकार ने क्या कहा कि 23 जून 1757 को अंग्रेजों में मध्यकाल 23 जून 1757 को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग की शुरुआत हुई। प्लासी के 20 वर्ष बाद ही देश धर्मतंत्रीय शासन के अभिशाप से मुक्त हो गया। इसके परिणाम के बारे में श्री नवीन चंद्र सेन क्या कहते हैं, प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अनंत अंधकारमयी रात्रि आरंभ हो गई। अनंत अंधकारमयी या रात्रि। ताराचंद क्या कहते हैं कि प्लासी के युद्ध ने परिवर्तनों की लंबी प्रक्रिया आरंभ की, जिसने भारत का स्वरूप बदल दिया। सदियों से प्रचलित आर्थिक और शासकीय व्यवस्था बदल गई। ये कहते हैं ताराचंद जी। ठीक है, अब इसके बाद में प्लासी के युद्ध के बाद में कौन बनता है, तो मीर जाफर बनते हैं। मीर जाफर को क्लाइव का गधा कहा जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही पूछा जाता है कि क्लाइव का गधा किस बंगाल के नवाब को कहा जाता था, तो वो था मीर जाफर था। इसके कार्यकाल में अंग्रेजों की बांटो व राज करो नीति का सूत्रपात हुआ। ये प्रश्न बनता है कि अंग्रेजों की बांटो व राज करो नीति का सूत्रपात कब हुआ, तो इसी के शासनकाल में। अब देखिए, इसने के किसको किसको हटाने की कोशिश की, तो बिहार के राम नारायण को, उड़ीसा के राजा राम को और पूर्णिया के राजा युगल सिंह को। परंतु क्लाइव व वार्थन के विवाद में पड़ जाने के कारण ये असफल रहा। 25 फरवरी 1760 को क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया और मई 1760 में कंपनी के कार्यवाहक गवर्नर हाल्वे ने सुझाव दिया कि मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया जाए। फिर 1 जुलाई 1760 को अस्थायी गवर्नर वेंसीटार्ट नियुक्त हुआ, जिसने मीर जाफर को हटाकर उसके जमाता को 27 सितंबर 1760 ईस्वी को बंगाल का नवाब बना दिया। अब मीर कासिम आ गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था। देखिए, मीर जाफर
15,000 रुपये की मासिक पेंशन पर कलकत्ता में रहने लगा। उसको हटा दिया गया था ना। मीर कासिम ने, अब देखिए मीर कासिम बहुत बुद्धिमान शासक था। इसने क्या किया, धीरे धीरे अंग्रेजों से अलग अपनी पैर मजबूत करने की कोशिश की। जैसे देखिए क्या क्या किया इसने। इसने बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव अंग्रेजों को दे दिया और अंग्रेजों ने बदले में आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता देने और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। अली वर्दी खान के बाद ये दूसरा योग्य नवाब था। इसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली और सुदृढ़ किलेबंदी की। नए नए कर, यानी एक ठो नया कर आबाब, जिसको ऊपरी कर कहते हैं, लगाया और पुराने करों का 3/32 बार अतिरिक्त लिया, मतलब बढ़ा दिया। अधिकारियों द्वारा बचत के रूप में एक और कर, जिसको क्या कहते थे, खिजरी जमा, क्या कहते हैं, खिजरी जमा, किससे लिया जाता था, अधिकारियों से लेता था, वसूल की। मुंगेर में तोपों और तोड़दार बंदूक बनाने की व्यवस्था की। कौन सा स्थान है, मुंगेर। उसे सुमेरु, मतलब वाल्टर रीनहाई नामक एक जर्मन को अपना सेनापति नियुक्त किया। अंग्रेज एजेंट एलिस ने कलकत्ता काउंसिल के आदेश पर 24 जून 1763 को पटना पर अधिकार कर लिया, जिस पर कासिम ने एलिस सहित 148 अंग्रेजों को बंदी बना ली। और फिर मेजर एडम्स के नेतृत्व में एक सेना मुर्शिदाबाद की तरफ बढ़ी। मार्ग में कटवा का युद्ध हुआ 9 जुलाई 1763 को। फिर गिरिया, ये दूसरा गिरिया वाला युद्ध है, 5 सितंबर 1763 को। और सूती में नवाब की सेना को पराजित किया। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कब हुआ, उदय नाला का 1763 के पास हुआ, जिसमें मीर कासिम बुरी तरह पराजित हुआ और क्रोध के कारण पटना में गिरफ्तार एलिस सहित 148 अंग्रेजों की उसने हत्या कर दी। यह घटना पटना हत्याकांड के नाम से विख्यात है। अंग्रेजों द्वारा मुगल सम्राट फर्रुखसियर के 1717 के फरमान द्वारा निःशुल्क व्यापार करने के अधिकार का दुरुपयोग करने के कारण मार्च 1763 में मीर कासिम द्वारा 2 वर्ष के लिए समस्त व्यापारी करों एवं चंगियों को समाप्त कर दिया। बहुत इसने सूझबूझ से काम किया। इसने क्या किया जानते हैं, अंग्रेज क्या करने लगे थे कि जो फरमान मिला था उसी फरमान को दूसरे को दे करके और उससे पैसा वसूलते थे। तो इसने क्या किया कि सब व्यापारियों को फ्री कर दिया। आज इतना ही। अब इसके बाद में नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट में आप सब लोग इंतज़ार कीजिए, उसमें आएगा, फिर आप आगे पढ़ा जाएगा। आज इतना ही, धन्यवाद।